शिक्षा जो है, चलो आप बताओ शिक्षा कौन सी सूची के अंदर, कौन सी लिस्ट के अंदर रखी गई है। आप जानते हैं कि हमारे पास 3 अलग अलग तरीके की लिस्ट होती है, जिसमें आपकी संघ सूची भी है, राज्य सूची भी है, समवर्ती सूची भी है। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट हमारे पास है। तो शिक्षा जो है इसे रखा गया है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है कि यहां पर जो केंद्र है, ठीक है, और जो राज्य सरकारें हैं, ये दोनों मिलकर प्रावधान बना सकती हैं। ठीक है, तो जो भी कानून होंगे यहां पर दोनों का इनपुट जो है वो लिया जाता है, राइट। तो यहां पे केंद्र और राज्य दोनों की तरफ से इनपुट लिए जाते हैं, दोनों का यहां पर कहीं ना कहीं एक तरीके से कंट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, अब बात ये करी जा रही है कि हाल ही में हमने देखा कि काफी सारे पेपर लीक के केसेस हो रहे हैं। तो इस वजह से कुछ लोगों ने ये प्रश्न करना शुरू किया कि क्या हमें ये जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर एजुकेशन है या फिर शिक्षा है, इसे वहां से निकालकर, समवर्ती सूची से निकालकर, क्या इसे राज्यों के हाथों में दे देना चाहिए या नहीं। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है, क्या इसे राज्य में देना चाहिए या फिर इसे समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में ही रहना चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में बताएं। मीनवाइल हम ये पूरी चीज को डिस्कस करेंगे कि अगर हम ऐसा करते हैं तो उसके फायदे क्या होंगे और उसके नुकसान क्या होने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके की लिस्ट हमारे पास होती है। केंद्र की सूची है, राज्य की सूची है, समवर्ती सूची है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि किसके पास होते हैं, केंद्र के पास होते हैं। जैसे आप देखें डिफेंस जो है, रक्षा जो है, अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस जो है, वो केंद्र के पास होते हैं। ठीक है, पुलिस किसका सब्जेक्ट होता है, याद करिए, स्टेट का। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट का सब्जेक्ट होता है। तभी तो यहां पर अगर आप देखेंगे दिल्ली गवर्नमेंट क्या बात करती है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा तो पुलिस, दिल्ली पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर के अंडर आ जाएगी। अभी क्या है, अभी चीफ मिनिस्टर के पास नहीं है। समवर्ती सूची की बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, यहां पर ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं जिसमें दोनों का रोल रहता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलो, अब यहां पर हम बात करते हैं कि हमारे यहां पर शिक्षा जो है, जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो ये किस तरीके से आगे बढ़ी। तो शुरुआती दौर जो था वो गुरुकुल प्रणाली का था। ठीक है, गुरुकुल सिस्टम हमारे देश में यूज किया जाता था, राइट। और इससे आगे बढ़ के हमारे यहां पर कुछ विश्वविद्यालय भी बनने शुरू हुए, नालंदा विश्वविद्यालय बना। ठीक है, तो यहां पर हम एक तरीके से कह सकते हैं इनफॉर्मल सिस्टम से फॉर्मल सिस्टम की तरफ बढ़ते चले गए। और जब अंग्रेज आते हैं तो हमने ये देखा कि अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा जो थी वो भारत के ऊपर थोपनी शुरू करी। और इसी वजह से कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि हमारे यहां पर जो हमारी खुद की शिक्षा प्रणाली थी वो कहीं ना कहीं पीछे रह गई। जब मैकॉले सिस्टम जब आता है जिसमें इंग्लिश को लेकर काफी बात करी जाती है, फिर वुड्स डिस्पैच आता है, तो इसमें कोशिश यही करी गई थी, मैकॉले में तो खासतौर पर यह बात करी गई थी कि आपको क्या करना है, आपको जो अंग्रेजी भाषा है उसका ज्यादा से ज्यादा फैलाव करना है। क्योंकि वो लोग चाहते थे कि इस तरीके से सिस्टम्स क्रिएट करे जाएं, इस तरीके से भारत को शिक्षा दी जाए ताकि जो अंग्रेज हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने में यहां पर ज्यादा से ज्यादा आसानी हो। ठीक है, वो ऐसा भारतीय के लिए नहीं कर रहे थे, वो एक ऐसा सिस्टम चाहते थे ताकि अंग्रेजों को यहां पर रूल करने में किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, वो आसानी से यहां पर रूल कर पाए, आसानी से यहां पर लोगों को डायरेक्शंस दे पाए, लोगों को गाइडेंस दे पाए। ये उनका मुख्य मकसद था। ठीक है, चलो भारत की शिक्षा के बारे में कुछ और चीजें जानते हैं। भारत में साक्षरता में लिंग अंतर पहले काफी ज्यादा हुआ करता था, लेकिन 1991 के बाद ये लिंग अंतर धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। भारत में समग्र साक्षरता दर की बात करें तो ये 74.04% है, जो विश्व औसत से कम है। तो यहां पर अगर हम बात करें, वैसे नंबर हमारे यहां पर ठीक है और हम धीरे धीरे इस नंबर को बढ़ा भी रहे हैं, क्योंकि यहां पर लिटरेसी रेट जो साक्षरता दर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी जब हम एक औसतन दर की बात करते हैं वैश्विक लेवल के ऊपर, वैश्विक स्तर के ऊपर, तो ये अभी भी 86.3% है। ठीक है, याद रहेगा। तो यहां पर अभी भी हमारा जो एवरेज है वो कम है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर वैश्विक स्तर से जब हम अपना औसतन स्तर की तुलना करते हैं, कम मिलती है। इसके साथ साथ मान लीजिए अगर हम यहां पर फीमेल लिटरेसी की भी बात करें, ठीक है, फीमेल लिटरेसी की बात करें तो जो आखिरी सेंसस हमारा 2011 में हुआ था, जो अभी पेंडिंग है, दोबारा होगा, तो इसमें महिलाओं में साक्षरता दर जो थी वो अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं 65% थी। ठीक है, और यही अगर हम बात करते हैं वैश्विक स्तर पर, यह है 87%। तो यहां पर आपको एक ठीक ठाक सा डिफरेंस जो है, जो 20% का है, वो देखने को मिल जाता है। मैं 20% पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, वैसे परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, वैसे परसेंटेज पॉइंट की बात करेंगे तो यहां पे 22% के आसपास आपको मिल जाएगा। तो यहां पर धीरे धीरे इस डिस्टेंस को, और ये जो गैप हमारा है, जो वैश्विक स्तर से हमारी दूरी है, उसको कहीं ना कहीं यहां पर पाटने की कोशिश करी जा रही है, उसको धीरे धीरे कम करने की कोशिश यहां पर करी जा रही है।
ठीक है। तो हम जेंडर गैप की बात करें, वैसे हम वैश्विक स्तर पर अपने आप को कंपेयर करें तो ये हमें कम ही दिखाई देता है, ठीक है। तो इसके लिए कदम क्या उठाए जा रहे हैं, देखिए अलग अलग समय पर अलग अलग सरकारों के द्वारा काफी महत्वपूर्ण कदम जो है वो उठाए गए हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे 6 साल से 14 साल की आयु के जो बच्चे हैं इनको सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत यहां पर आप जानते हैं कि फ्री में शिक्षा जो है वो प्रदान करी जाती है। मिड डे मील भी यहां पर एक प्रावधान रखा गया ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूल की तरफ आकर्षित किया जा सके, ताकि वो स्कूल में आए और यहां पर मील के बहाने ही जो खाना उनको फ्री में मिलेगा उसके बहाने ही पढ़ाई लिखाई करके जाए, ठीक है। तो ये हमारा जो पूरा का पूरा आप कह सकते हैं एक इनिशिएटिव था वो काफी सक्सेसफुल रहा। इसकी सफलता के बाद हमने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की भी बात करी, जिसमें हमने यहां पर माध्यमिक शिक्षा जो आपका सेकेंडरी लेवल है इसकी बात करी। 14 साल से 18 साल की आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए हम ये लेकर आए, ठीक है। तो यहां पर राइट टू एजुकेशन आपका कौन लेकर आया था, राइट टू एजुकेशन या शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं 2009 के अंदर जो पहले की सरकारें थी वो लेकर आई थी, और इसको अभी की जो सरकार है उन्होंने भी कंटिन्यू रखा क्योंकि ये काफी अच्छा इनिशिएटिव था, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, हमने जो सेकेंडरी एजुकेशन होती है उसको भी इसमें ऐड किया और आगे जाकर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जहां पर 18 साल से ज्यादा की आयु के जो आप कह सकते हैं पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो आगे जाके अंडर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, एमफिल पीएचडी करना चाहते हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया और इस पूरे सिस्टम को हमने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, ठीक है। कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत ये आएंगे ताकि यहां पर क्या किया जा सके, यहां पर शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। और यह बढ़ावा जो है ये हर स्तर पर, चाहे कोई बच्चा है, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं या फिर हम मिडिल लेवल एजुकेशन की बात कर रहे हैं या फिर उच्चतर शिक्षा हायर एजुकेशन की बात करें, तीनों ही स्तरों के ऊपर हमने क्या बात करी है, हमने यहां पर फ्री में शिक्षा अगर आप पहली कैटेगरी देखेंगे वहां पर उसकी बात करिए, अदरवाइज भी हम अलग अलग स्तरों के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात करें, शिक्षा को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। यहां से आगे बढ़ते हैं, संविधानिक जो प्रावधान है उसको भी देख लेते हैं क्योंकि हमने संविधान के अंदर भी कुछ ऐसे अनुच्छेद रखे हैं और कई बार तो संशोधन भी किए गए हैं ताकि शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जा सके। जैसे हमने जो संशोधन किया उसके जरिए हम 21A को लेकर आए, अनुच्छेद 21A को, जिसके जरिए हमने क्या किया, अनुच्छेद 21A क्या कहता है बताइए, ये आपका जो शिक्षा का अधिकार है इसको एक मौलिक अधिकार बनाता है, ठीक है। तो यहां पर 21A में हमने क्या किया, राइट टू एजुकेशन जो है उसे फंडामेंटल राइट बनाया गया, ठीक है। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं सरकारों के ऊपर एक तरीके से आप दबाव बना सकते हैं कि आपको शिक्षा तो यहां पर बच्चों को देनी ही पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद हमारा जो डीपीएसपी है जिसके जरिए आप सरकारों के ऊपर दबाव नहीं बना सकते, सरकारों की मर्जी है, अगर वो करना चाहें तो ये काम करेंगे, नहीं तो नहीं। तो इसके अंदर भी हमने क्या किया, ये क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जैसे कि डीपीएसपी कहा जाता है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी होते हैं वो यहां पर आते हैं। इसके जरिए भी हमने क्या कोशिश करी है, जो आपका आर्टिकल 45 या अनुच्छेद 45 है, यहां पर भी हम फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात करते हैं और इसमें भी हम अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात करते हैं। तो हमारे पास फंडामेंटल राइट है 21A के तौर पर, हमारे पास डीपीएसपी है आर्टिकल 45 के तौर पर, हम राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम यहां पर फ्री एजुकेशन की बात जो है दोनों अनुच्छेदों के जरिए करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कहानी यहां पर ही नहीं खत्म होती, इसके अलावा भी हमारे पास जो यूनियन लिस्ट है, केंद्र सूची जिसे कहा जाता है, ठीक है, केंद्र सूची जो हमारी है इसके अंदर भी अलग अलग एंट्रीज हमारे पास है। क्योंकि देखिए जब शेड्यूल 7 की बात करते हैं, शेड्यूल 7 में आपकी अलग अलग लिस्ट दी गई है, उसके अंदर केंद्र सूची दी गई है और इसके अंदर एंट्री नंबर 65। देखो वैसे आपको नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना जरूर याद रखिएगा कि कहां कहां पर फंडामेंटल राइट्स में एजुकेशन की बात करिए, डीपीएसपी में इसकी बात करी गई, एजुकेशन की बात करी गई है और यहां तक कि यूनियन लिस्ट के अंदर भी इसकी बात करी गई है, ठीक है। क्योंकि यहां पर जो केंद्र सूची में 65 और 64 नंबर की जो आइटम है इसमें भी साइंटिफिक एजुकेशन की बात करी गई है कि यहां पे मतलब सरकारों को कोशिश करनी चाहिए कि भारत के लोगों को ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक एजुकेशन जो है वो यहां पर प्रदान करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप ध्यान दें हमने एक और जगह पर भी साइंटिफिक माइंडसेट की बात करी है और वो साइंटिफिक माइंडसेट कहीं ना कहीं इसी 65 नंबर की जो एंट्री है इससे मेल खाता है। वहां पर साइंटिफिक माइंडसेट है, साइंटिफिक माइंडसेट कब डेवलप होगा आपका, जब आप एजुकेशन भी साइंटिफिक यहां पर देते हैं। तो यहां पर बात करते हैं, देखिए हम आज चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि क्या इसे राज्य सूची में होना चाहिए या इसे समवर्ती सूची में ही रखें। तो जब हम बात करते हैं इसकी, तो ये ऐसा नहीं कि शुरू से ही इसे कॉन्करेंट लिस्ट में, इसे मतलब शिक्षा को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुरू में जो शिक्षा है, शिक्षा को हमने राज्य सूची के अंदर रखा था, ठीक है। लेकिन बाद में आप जानते हैं इमरजेंसी आई, इमरजेंसी के बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आती है जो संविधान के अंदर संशोधन किया जाता है और कहा जाता है कि उसके जरिए एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया गया था। तो यहां पर क्या कोशिश करी गई, उसी के जरिए ही जो शिक्षा कभी राज्य सूची में हुआ करती थी उसे यहां से इसका स्थानांतरण करके
इसे कहां डाल दिया गया, समवर्ती सूची के अंदर डाल दिया गया। ठीक है, आप याद करिए जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं या फिर इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, आपकी शुरुआत कहां से होती है, आप अलग अलग एक्ट्स पढ़ते होंगे कि हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919, फिर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी आता है, आपको याद होगा मोंटेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, और उसमें काफी सारे प्रावधान भी रखे गए हैं। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जिसके जरिए एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाने की बात करी गई थी, उसके जरिए इसे प्रोविंशियल लिस्ट में, मतलब शिक्षा को प्रोविंशियल लिस्ट में रखा गया था। प्रोविंशियल लिस्ट का मतलब है इसे राज्य का विषय बनाया गया था। ठीक है, लेकिन फिर 42वां संशोधन आता है जिसे कि हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। उसके जरिए इसे क्या किया गया, इस सब्जेक्ट का, शिक्षा के सब्जेक्ट को स्थानांतरित किया गया राज्य सूची से समवर्ती सूची की तरफ। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि शुरू से ही ये कॉन्करेंट लिस्ट में था, ऐसा नहीं कि शुरू से ही ये समवर्ती लिस्ट में, समवर्ती सूची में था। पहले इसे राज्य सूची का भाग बनाया गया था, लेकिन आगे जाकर इसके अंदर बदलाव किया गया। ठीक है, और यहां पर रिकमेंडेशन किसने दी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी एक बनाई गई थी। ठीक है, जो मिस्टर स्वर्ण सिंह है उनकी अध्यक्षता के अंदर उस कमेटी के द्वारा रेकमेंड किया गया कि हमें क्या करना चाहिए, कि हमें शिक्षा को राज्य सूची से निकाल देना चाहिए। ठीक है, राज्य सूची से इसका स्थानांतरण करना चाहिए। ठीक है, तो यह भी ध्यान रखिएगा कि शुरू से ऐसा नहीं है, यह बदलाव किया गया और किसके द्वारा यह बताया गया वो भी मैंने नाम बताया आपको। और यहां पे जो हमारा 42वां संशोधन था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन वाला, इसके जरिए ये सब चीजों के अंदर बदलाव हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अब सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है और आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, क्या आपको लगता है कि शिक्षा को दोबारा से राज्य सूची में डाल देना चाहिए? अगर आपको लगता है हां तो हां लिखिएगा और उसका एक कारण जो है वो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अगर आपको लगता है नहीं तो वो भी जरूर लिखिएगा, क्योंकि अगली 2 स्लाइड्स हमारी इसी के ऊपर होने वाली है। और एक चीज और भी बता देता हूं कि मेंस की जो आपकी परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा के अंदर इसी तरीके की चीजें आपसे से ज्यादा पूछी जाती हैं कि अगर आपको लगता है ऐसा है तो क्यों लगता है आपको ऐसा है। ठीक है, आपके क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि हाँ इसे राज्य सूची में डाल देना चाहिए। ठीक है, इसके जरिए वो आपकी मेमोरी चेक नहीं कर रहे हैं, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे हैं। ठीक है, और इसी तरीके से प्रश्न जो है आपसे इंटरव्यू के समय में भी पूछे जाते हैं। इस तरीके के प्रश्न आपको ज्यादातर प्रीलिम्स के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। प्रीलिम्स में फैक्चुअल चीजें पूछी जाती है, कॉन्सेप्चुअल भी होती हैं, लेकिन इस तरीके के जो आप कह सकते हैं कि जिसमें अंडरस्टैंडिंग समझ आ जाए आपकी, या फिर आपका थॉट प्रोसेस समझने की कोशिश करी जाए, वो आपसे मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के अंदर पूछा जाता है। तो जल्दी से यहां पे आंसर करिएगा मुझे। हम देखते हैं यहां पर क्या शिक्षा राज्य सूची में होनी चाहिए। देखो इसमें भी अलग अलग तर्क दिए गए और जब भी आप किसी भी प्रश्न का उत्तर देंगे तो वहां पर आपको दोनों तरफ से तर्क वितर्क करना है। ठीक है, कि होने के ये इसके फायदे हो सकते हैं, ना होने के ये फायदे हो सकते हैं, और फिर बाद में जाकर आप अपना एक कंक्लूजन जो है 2 लाइन का कंक्लूजन दे सकते हैं। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट यह है, मूल संविधान का जो डिजाइन था, जो इसका पूरा ढांचा बनाया गया था, उसके हिसाब से, मतलब ओरिजिनली इसे कहां रखा गया था, ओरिजिनली तो इसे राज्य सूची में रखा गया था। ठीक है, समवर्ती सूची में तो बाद में डाला गया। तो ये एक काफी बड़ा पॉइंट हो सकता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे, जो हमारे संविधान के निर्माता थे, उन लोगों ने कुछ सोच समझ के इसे राज्य सूची में डाला होगा। ठीक है, तो इसे राज्य सूची में डालने के लिए हम यहां पर एक वही बेस पॉइंट ले रहे हैं कि मूल संविधान का जो डिजाइन था उसके अंदर हमने इसे राज्य सूची में रखा था। तो उसी तरीके से अपने संविधान निर्माताओं को ध्यान में रखते हुए इसे वापस वहीं पर ही दे देना चाहिए, क्योंकि ये जो बदलाव आया था ये 42वें संशोधन के बाद आया था। ठीक है, इसके बाद यही हुआ था, हमने देखा था 42वें संशोधन के बाद इसे शिफ्ट किया गया था। राज्य की विशिष्ट नीतियां, देखो राज्य की जब हम बात करते हैं, हमारे यहां पे तो राज्य भी किस आधार पर बनाए गए, पिछली क्लास में बताया था भाषा के आधार पर बनाए गए हैं। तो यहां पर अलग अलग राज्यों को अगर आप देखेंगे, तमिलनाडु को देखेंगे, उड़ीसा को देखेंगे, पंजाब को देखेंगे, जम्मू कश्मीर को देखेंगे, मध्य प्रदेश को देखेंगे, तो भाषाएं जो है वो अलग अलग है, कल्चर जो है वो भी अलग अलग है। तो यहां पर कहा गया कि अगर राज्य को ये पूरा एक राइट दे दिया जाता है, ये पूरी शक्तियां राज्य के पास चली जाती हैं, तो वो अपने संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, अपनी भाषा को ध्यान में रखते हुए, अपने हिसाब से किस तरीके से करिकुलम बनाना है या एजुकेशन को लेकर कुछ नीतियां बनानी, करिकुलम तो आज भी वही बनाते हैं, किस तरीके से नीतियां बनानी है वो बना सकेंगे। ठीक है, तो इस केस में जो आपका कल्चर है, जो आपकी एक यूनिक भाषा है, सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट है, इसको ध्यान में रखकर, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो आपकी लोकल पॉपुलेशन है उसको ध्यान में रखकर आप अपनी नीतियां यहां पर बना पाएंगे। ये कुछ इसके अंदर पॉइंट दिए गए कि ये फायदे आपको हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा बताया गया अगर इसे नहीं देना चाहिए उसके लिए हमने क्या तर्क दिए। पहला है प्राथमिक शिक्षा की खराब स्थिति। तो यहां पर हमने देखा कि जब प्राथमिक शिक्षा की बात आती है, प्राइमरी एजुकेशन की बात आती है, तो वहां पर राज्यों की तरफ कुछ बहुत पॉजिटिव किया नहीं गया। मैंने आपको पीसीएस का एक एग्जांपल दिया जो लास्ट स्टेज है।
पहली स्टेज क्या है? प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। जो प्राथमिक शिक्षा है ये पहली स्टेज है, और पीसीएस जब आपको नौकरी मिलेगी इसके बाद वो आखिरी स्टेज। और हमने देखा है पहली स्टेज से लेकर आखिरी स्टेज तक राज्यों के ऊपर उतना ज्यादा भरोसा लोगों का नहीं है, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है जिसमें कहा जाता है कि इसमें केंद्र का जो रोल है वो भी होना चाहिए। तो केंद्र और राज्य जब मिलकर काम करेंगे तो हो सकता है अच्छे परिणाम हमें मिल सके। फिर कहा गया है कि न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना, और यह भी देखा गया कि देखो जब हम सेंटर की बात करते हैं, सेंटर का जब कहीं ना कहीं रोल रहता है, केंद्र का रोल रहता है, तो कुछ मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो फिक्स किए जाते हैं। नहीं तो अगर आप देखेंगे जैसे कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिन्होंने स्टेट बोर्ड से एग्जाम दिया, वो बताइएगा। मैं आपको अपने स्टेट के बारे में बताता हूं। मैं हरियाणा से हूं, तो वहां पे हरियाणा बोर्ड रहता है, ठीक है, आपका हरियाणा बोर्ड रहता है। और फिर आपके पास है एक सेंटर का बोर्ड सीबीएसई, ठीक है। अब यहां पर जो परिणाम आते थे, रिजल्ट आते थे, वो अलग अलग तरीके से आते थे। किस तरीके से? यहां पर जो स्टेट बोर्ड एचबीएसई, हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यहां पर जो बच्चा मान लीजिए कक्षा 10 में, अपने समय की बात बता रहा हूं, आज हो सकता है इसमें कुछ बदलाव जरूर हुए हों, उस समय पर अगर कोई बच्चा यहां पर टॉप पोजीशन हासिल कर रहा है तो उसका स्कोर कितना होगा? 82% हो सकता है, 85% हो सकता है, यहां पर कुछ इस तरीके से। लेकिन यहां पर जो स्कोर आता था वो 96%। अब यही बच्चा जब यहां आ रहा है तो वो कितना स्कोर कर रहा है? 96% कर रहा है। और अपने बोर्ड में कितना कर रहा है? 85-86% कर रहा है। तो यहां पे कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि बच्चा जो तैयारी कर रहा है वो तो सेम ही है, लेकिन वहां पर जब हम सेंटर की बात करते हैं तो वहां पर परिणाम अलग आ रहे हैं और स्टेट बोर्ड के अंदर परिणाम अलग आ रहे हैं। कितने लोगों ने इस तरीके की चीज को मतलब एक्सपीरियंस किया वो जरूर बताएगा। वही मैं कह रहा हूं, हो सकता है आज के समय में ये जो चीज है कुछ हद तक काफी कम हो गई हो, लेकिन पहले के समय में इस तरीके से जो मानक थे वो अलग अलग थे, और यहां पर इसी वजह से एक कॉमन फ्रेमवर्क जो था वो हमारे पास नहीं था, ठीक है। मतलब अगर कोई बच्चा है वो स्टेट के लिए अपीयर कर रहा है तो वहां पर उसके मार्क्स अलग होंगे, और अगर 2-3-4% का फर्क आता है वो एक अलग चीज होती है, लेकिन अगर 10-15% का फर्क आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमें यहां पर कॉमन फ्रेमवर्क की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। यूपीएससी वाला एग्जांपल मैं आपको पहले भी दे चुका हूं कि जब हम यूपीएससी की बात करते हैं तो हमने देखा है कि मानक काफी अच्छे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सेंटर का रोल उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। चलिए, ओके, इसके बारे में जरूर बताइएगा। काफी सारे लोग लिख रहे हैं कि आप स्टेट बोर्ड से। अब देखो यहां पर एक चीज और हमें डिस्कस करनी होगी, क्योंकि हम यहां पे कॉमन फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, हम यहां पे एजुकेशन शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो एक हमारे पास है प्रथम एनजीओ। कितने लोगों ने सुना है इनका नाम? जब हम लोग तैयारी किया करते थे तब भी ये काफ़ी ज़्यादा मतलब फेमस था। आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता था इनके बारे में, और आज भी इनके बारे में कुछ ना कुछ आर्टिकल्स आते रहते हैं। प्रथम एनजीओ का काम था अलग अलग स्कूलों में जाकर ये चीज़ का इवैल्यूएशन करना, मूल्यांकन करना कि क्या जो बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कोई बच्चा 6ठी कक्षा में पढ़ रहा है, तो क्या सच में वो 6ठी क्लास के मैथ्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सोल्व कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। 6th क्लास की जो मान लीजिए हिंदी की किताब है, क्या वो उसको पढ़ पा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है। 6th क्लास की अंग्रेजी की जो किताब है, क्या वो उसको पढ़ पा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है। तो इससे क्या समझ में आता था कि 6ठी क्लास में जो बच्चा बैठा है क्या वो जितना भी सिलेबस उसका हुआ है उसको समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है। इसके साथ साथ जो 5वीं कक्षा वो पास करके आया है, क्या उस चीज को वो सोल्व कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। 5वीं कक्षा के जो मैथ्स की समस्याएं हैं उसका समाधान वो दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है। 5वीं कक्षा की किताबों को वो पढ़ पा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है, ठीक है। और जब हम लोगों की लबासना में जाकर ट्रेनिंग हुई, आप लोगों की भी ये अगले साल होगी, अगले साल प्रीलिम्स देंगे और उसके बाद फिर मेंस लास्ट में जाके होगा, तो उससे अगले साल आपकी जो है लबासना के अंदर आपको जाना पड़ेगा, मतलब नेक्स्ट ईयर टू नेक्स्ट ईयर, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो आप प्रीलिम्स देंगे, पूरे कुछ 7-8 महीने का आपका प्रोसेस रहता है इसका। तो यहां पर इस ट्रेनिंग में एक मॉड्यूल होता है जिसे विलेज विजिट कहा जाता है। जब हम अपनी एथिक्स की क्लासेस करेंगे तो वहां पर मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा। तो इसमें इस पूरे मॉड्यूल में जो एक सेगमेंट है वो होता है कि आपको गांव में ही रहना है, एक हफ्ता आपको गांव में रहना होता है, और गांव में आपको जो वहाँ के स्कूल्स होते हैं उनको विजिट करना होता है। गांव में जो हॉस्पिटल्स तो बड़े हॉस्पिटल्स तो नहीं होते, लेकिन हाँ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, उनको विजिट करना होता है, और ये सब चीज़ों के ऊपर आपको स्टडीज़ करनी होती है। तो वहाँ पर भी जाकर हमने क्या किया, लबासना के अंदर जब ये हमें एक विलेज जो था एलोकेट किया गया यूपी के अंदर, तो हमने वही चीज़ करी। हमने ये समझने की कोशिश करी कि क्या 6ठी कक्षा के जो बच्चे हैं वो 6ठी कक्षा के ही सवालों को सोल्व कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, क्या वो 5वीं कक्षा के सवालों को सोल्व कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। तो बहुत सारे केसेस में हमने यही पाया, जो प्रथम एनजीओ के रिजल्ट रहते हैं, कि वहां पर जो बच्चे थे वो हिंदी भाषा की जो किताब थी उसको नहीं पढ़ पा रहे थे। वही चीज
अंग्रेजी के अंदर भी देखने को मिल रही थी। और अगर हम यहाँ पर गणित की बात करते हैं तो गणित के भी जो सवाल उनको दिए गए थे उसको वो सोल्व नहीं कर पा रहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि सभी नहीं कर पा रहे थे, ज्यादातर बच्चे नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, कुछ लोगों को हम यहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे सकते हैं कि एकदम से कोई बाहर से व्यक्ति आता है और इस तरीके के प्रश्न पूछता है तो बच्चा जो है कहीं ना कहीं स्ट्रेस में भी आ जाता है, एक उसकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं डाउनग्रेड हो सकती है। लेकिन फिर भी हमने देखा काफी बड़ी संख्या में बच्चे ऐसा नहीं कर पा रहे थे। ये काफी पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमने किया था 2015 में हमें भेजा गया था, क्योंकि 2015 सितंबर में हमारी 8 सितंबर 2015 को ट्रेनिंग शुरू हुई थी। ठीक है, तो उसके कुछ 1-1.5 महीने के बाद ही यहाँ पर भेजा गया था। खैर, यही चीजें जो है प्रथम एनजीओ भी करते हैं जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन हाँ, अगर हमें इन्हीं सभी चीजों को सुधारना है तो कहीं ना कहीं केंद्र का जो रोल है वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको हम यहां पर दरकिनार नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हमने ये देखा कि इसे राज्य सूची में, मतलब शिक्षा को राज्य सूची में डाल देने से एकदम से ऐसे नहीं कि सारी चीजें बदल जाएंगी। परेशानी क्या है? परेशानी है पेपर लीक को लेकर, तो उसके ऊपर ही हमें कहीं ना कहीं टारगेट करना पड़ेगा, उसी को ही अटैक करना पड़ेगा और उसी को ठीक करना जरूरी रहेगा। अब बात आती है कि अब शिक्षा की राह आगे के लिए क्या है, क्या क्या चीजों में बदलाव किया जा सकता है। देखो, यहां पर सबसे पहला है सहयोगात्मक संघवाद। इसमें हमें कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म की जो हम बात कर रहे हैं, हम यही कह रहे हैं, इसमें कोठारी कमेटी भी बनाई गई थी, उनके द्वारा भी ये कहा गया था कि कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन जो है वो होना चाहिए। राज्यों को अपनी तरफ से बताना चाहिए कि किस तरीके के मापदंड वो एक्सपेक्ट करते हैं और केंद्र सरकार को भी एक पूरा स्पेस जो है वो राज्यों को यहां पर देना चाहिए। देखो, अगर कोलैबोरेट करके चलेंगे तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर केंद्र जो है राज्य को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है या फिर राज्य केंद्र को इग्नोर कर रहा है तो फिर यहां पर काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहां पर सहयोग जो है वो दोनों को करना पड़ेगा। केंद्र को भी जो राज्य की यूनिकनेस है उसको समझना पड़ेगा कि किस भाषा का वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सांस्कृतिक तौर पर वहां पर क्या यूनिकनेस है, उनको भी कहीं ना कहीं शिक्षा के अंदर उसका सम्मेलन करना पड़ेगा। ठीक है, उसको यहां पर लाना पड़ेगा। दूसरा है परिणाम आधारित फंडिंग, क्योंकि देखो हम शुरू से ही कहते आए हैं, यहाँ पर जो मिस्टर सुब्रमण्यम है, इनकी कमेटी बनी थी, TRS सुब्रमण्यम इनका नाम है, और शिक्षा के ऊपर ही इनकी कमेटी को बनाया गया था कि बताइए कि शिक्षा के अंदर क्या क्या बदलाव करने चाहिए ताकि भारत में शिक्षा को और भी आगे लेके जाया जा सके। ठीक है, तो इनके द्वारा बताया गया था कि जो हमारा एलोकेशन है, मतलब पैसे का, वो काफी कम है। क्योंकि देखो, दो हमारे मुख्य स्तंभ हैं अगर हम अपने देश में लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो है शिक्षा और दूसरा है आपका हेल्थ। ठीक है, स्वास्थ्य। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करना जरूरी है। और यहां पर जो एलोकेशन बताया गया था 6% के आसपास बताया गया था कि 6% यहां पर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि जहां पर हम पैसा दिए जा रहे हैं वहां पर हमें कुछ रिजल्ट ही नहीं मिल रहे हैं, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अगर हम पैसा लगा रहे हैं किसी राज्य के अंदर या किसी फील्ड के अंदर तो वहां पर हमें आउटकम जरूर मिलने चाहिए। परिणाम आधारित फंडिंग होनी चाहिए कि अगर हमने पैसा लगाया और हमें यह भी देखने को मिला कि यहां पर पैसा लगाने से फायदा हुआ है, रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो वहां पर पैसा लगाने का फायदा। तो यहां पर आगे की राह में शिक्षा के क्षेत्र में ही बताएं कि परिणाम आधारित फंडिंग होनी चाहिए, आउटकम बेस्ड फंडिंग होनी चाहिए, ताकि जो बेनिफिट्स है वो लिए जा सके। नहीं तो आप जानते हैं राजीव गांधी जी ने कहा था कि अगर हम 1 रुपए भेजते हैं नीचे जाके कितना पहुंचता है, कुछ 15 पैसे के आसपास पहुंचता है, मतलब बाकी का 85 पैसे बीच में ही कहीं खत्म हो गया। तो अगर आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है तो फिर और पैसा भेजने की जरूरत नहीं है। फिर है विकेंद्रीकृत स्कूल प्रबंधन। तो यहां पे कहा गया कि जो स्कूल्स है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है, इनको भी डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, इनको ज्यादा से ज्यादा पावर्स देनी चाहिए। क्योंकि देखो, लोकल लेवल पे वही लोग काम कर रहे हैं, उनको पता है कि लोकल लेवल पे किस किस तरीके की समस्याओं को वो फेस कर रहे हैं। ठीक है, फिर शिक्षकों का प्रशिक्षण जो है वो सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर शिक्षक खुद ही प्रशिक्षित नहीं है तो आगे बच्चों को कैसे पढ़ाएगा। ठीक है, तो ये भी एक चीज यहां पर बताई गई कि जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग टाइम टू टाइम होनी चाहिए और उन्हें बाकी देशों के अंदर किस तरीके से टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है उससे भी सीखने की यहां पर कहीं ना कहीं जरूरत है। इस तरीके की ट्रेनिंग्स उनकी यहां पर कराने की जरूरत है। कई बार क्या होता है कि टीचर्स को एक परेशानी होती है कि बिना किसी रीजन के, ठीक है, बिना किसी कारण के उनको क्या कर दिया जाता है, उनको उनका स्थानांतरण कर दिया जाता है। ठीक है, और इस वजह से उनको काफी परेशानी होती है। तो कहा गया कि यहां पर जब आप ट्रांसफर भी कर रहे हैं तो उसकी एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी विम्स और फैंसीज के ऊपर आप ट्रांसफर पॉलिसी को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है। ठीक है, फिर बहुत सारे शिक्षक ऐसा भी कर सकते हैं, एक ही जगह पर रुकने के लिए वो पैसा वैसा दे सकते हैं कि हमारा यहां से ट्रांसफर मत करिए, तो उससे भी कहीं ना कहीं परेशानी जो है और खासतौर पर भ्रष्टाचार जो है वो इस सेगमेंट के अंदर भी बढ़ेगा। ठीक है, अगला है राज्य विशिष्ट बेंचमार्क के साथ मानकीकृत राष्ट्रीय मूल्यांकन। तो यहां पे राज्यों को भी बेंचमार्क बनाने के लिए एक स्वतंत्रता दी जा रही है और मूल्यांकन कौन कर रहा है, राष्ट्र। ठीक है, तो नेशनल लेवल पे असेसमेंट हो रहा है और राज्य के स्तर के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर बेंचमार्क सेट किए जा रहे हैं। मतलब यहां पर आपको वो पहला पॉइंट जो है, एक अच्छा कोलैबोरेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे करिकुलम बनाना है तो वहां पर बना सकते हैं राज्य, एक बेंचमार्क बना सकते हैं और असेसमेंट का पूरा काम आपने किसको दे दिया, यहां पर सेंटर को दे दिया। ठीक है, फिर अगला है प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना।
इसको प्रैक्टिकली हमने सबसे ज्यादा कब देखा, इसको प्रैक्टिकली हमने सबसे ज्यादा देखा कोविड के टाइम पर और उससे थोड़े से पहले टाइम पर भी, और बाद में तो इस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला, क्योंकि हमने ये देखा कि इंटरनेट की बात करें, डिजिटल बोर्ड्स की बात करें, अब आपको काफी सारे स्कूल्स में ये देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा कि कोविड के समय पर जहां जहां पर भी इस तरीके की फैसिलिटीज थी, इंटरनेट था, लैपटॉप्स थे, कंप्यूटर्स थे, डिजिटल बोर्ड्स थे, वहां पर पढ़ाई रुकी नहीं। लॉकडाउन लगा हुआ है लेकिन पढ़ाई नहीं रुकी। तभी आपने देखा उस समय पर ऑनलाइन क्लासेस काफी ज्यादा चला करती थी, ठीक है, और ऐसे स्कूल्स के अंदर भी हमें देखने को मिला। तो यहां पर कोशिश यही करी जा रही है कि जितना भी आप साइंस टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सकें वो उठाना चाहिए, ताकि शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, चलिए यहां पर एक प्रश्न जो है इसको लेकर वो देखिए आप। डीपीएसपी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, इसमें हमने देखा था कौन सा अनुच्छेद था, अनुच्छेद याद करो, अनुच्छेद 45 यहां पर था, तो ये तो होगा ही होगा। ठीक है, आपको लग रहा है कि सेकंड भी होगा ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, तो इसमें जो आपका अनुच्छेद 243 GNW है ये भी इसके अंदर शामिल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत को कहा गया है कि आप भी क्या करेंगे, अपनी अपनी जगहों पर शिक्षा को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहां पे डीपीएसपी भी हो गया, ये भी हो गया। 7वीं अनुसूची, इसमें क्या है, अभी पढ़ा था हमने, अलग अलग लिस्ट है। इसमें कौन कौन सी लिस्ट है, इसमें आपकी स्टेट लिस्ट है, राज्य की जो सूची है, केंद्र सूची है और समवर्ती सूची है, तो उसके अंदर तो शिक्षा को लेकर बात करी ही गई है। ठीक है, तो ये भी हो जाता है, और इसी वजह से शायद आपने 1 2 5 करके इसको मार्क किया। ठीक है, मतलब आपको लग रहा है कि 3 और 4 नहीं है। अब 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची क्या है, देखो 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची जो है ये ट्राइबल एरियाज को लेकर बात करती है, और वहां पर भी यहां पर इन्हीं दोनों अनुसूचियों के अंदर लिखा गया है कि शिक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो चाहे 5वीं अनुसूची हो चाहे 6ठी अनुसूची हो, इन दोनों के अंदर क्या कर रहे हैं, इन दोनों के अंदर बात करी जा रही है कि आपको एजुकेशन का एडवांसमेंट्स करना है और एजुकेशन फैसिलिटीज को बढ़ावा देना है। ठीक है, 5वीं अनुसूची में जो आपके ट्राइबल लोकेशंस हैं वो अलग हैं, पर ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ ट्राइबल लोकेशन के लिए हम शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करें और कुछ के लिए ना करें, ऐसा तो नहीं होगा। तो 5वीं अनुसूची के अंदर जब हम शेड्यूल एरियाज की, शेड्यूल ट्राइब्स की बात करते हैं, तो इसमें एजुकेशन एडवांसमेंट की बात करी है, और 6ठी अनुसूची में भी हम ट्राइबल एरियाज की बात करते हैं, और इसमें खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स AMTM जो है उनकी बात करते हैं। AMTM बता रखा है मैंने आपको, तो यहां पर भी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करी गई है। तो ये सभी जो आपके अलग अलग आपके सेगमेंट्स हैं, यहां पर बात करिए कि किसी ना किसी तरीके से हमें शिक्षा को बढ़ावा देना है, चाहे वो डीपीएसपी के जरिए हो, राज्य के नीति निर्देशक के जरिए हो, या फिर जो हमारे ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय हैं, तो यहां पर पंचायतें काम करती हैं, म्यूनिसिपैलिटीज काम करती है, वो भी शिक्षा को बढ़ावा देने के ऊपर लगी हुई हैं। या फिर हम 5वीं अनुसूची की बात करें, 6ठी अनुसूची की बात करें, तो इसमें ट्राइबल एरियाज हमारे आ जाते हैं, वहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, कोशिश यही कर रहे हैं कि शिक्षा को लेकर जितना भी आधारभूत ढांचा बना सकते हैं बनाइए और इसको भी बढ़ावा दीजिए। 6ठी अनुसूची जो कि कहीं ना कहीं AMTM जो आपके नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र है वहां से जुड़ी है, वहां पर भी हम ट्राइबल एरियाज के अंदर एजुकेशन को बढ़ाने की बात करें। 7वीं अनुसूची तो अपने आप में ही 3 सूचियों को संजोए हुए हैं, जिसमें हमने देखा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और एंड कॉन्करेंट लिस्ट, और इसमें क्या क्या नाम आ जाते हैं आपकी केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची, और उसके अंदर भी शिक्षा की बात करी गई है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, यहां पर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 2012 का प्रश्न है, लेकिन इस तरीके की चीजें पूछी जा सकती हैं दोबारा, उत्तर आपको आना चाहिए। ठीक है।